हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर है आपका इवोल्यूशन। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे इस चैप्टर की तीसरी हेडिंग, व्हाट आर द एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन के कौन कौन से एविडेंस है जिससे हम प्रूफ कर पाएंगे कि इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, इवोल्यूशन हुआ है, विकास हुआ है, इसके एविडेंस के बारे में, इसके प्रमाण के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एविडेंस दैट evolution of life forms has indeed taken place on earth has come from many quarters। ठीक है, तो अर्थ पे इवोल्यूशन हुआ है, इसके प्रमाण जो हैं, इसके प्रूफ जो हैं, अर्थ पे अलग अलग टाइम्स पीरियड में हमें प्राप्त हुए हैं। इस बात के प्रमाण हैं कि अर्थ पे वास्तव में, ठीक है, लाइफ फॉर्म्स का विकास हुआ है। इसके एविडेंस जो है हमें कई रूपों में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एविडेंस दैट एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, ठीक है, जीवन का विकास हुआ है, इसके जो सबूत हैं, एविडेंस हैं, हैज इंडीड टेकन प्लेस ऑन अर्थ। ठीक है, उनके सबूत हमें अर्थ से ही प्राप्त हुए हैं, कम फ्रॉम मेनी क्वार्टर्स। और ये जो सबूत हैं, एविडेंस हैं, ये हमें अलग अलग, ठीक है, अलग अलग क्वार्टर्स में हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो इस बात के प्रमाण हैं कि पृथ्वी पर वास्तव में जीवन रूपों का विकास हुआ। इसका प्रमाण कई दिशाओं से हमें प्राप्त हुआ है। पहला देखते हैं, फॉसिल आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड ऑन रॉक। तो पहला प्रमाण है आपका, पहला एविडेंस है फॉसिल्स। फॉसिल्स जो होते हैं वे हार्ड पार्ट होते हैं जो कि रॉक से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो भी रॉक्स हैं, पत्थर हैं, चट्टान हैं, उसके अंदर आपको, ठीक है, फॉसिल्स मिले हैं, जीवों के बोन्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स हैं पत्थरों के ऊपर। यह सारे जो हैं हमें रॉक से मिले हैं। तो फॉसिल आर रिमेन ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म। फॉसिल्स जो होते हैं, जो भी जीवाश्म होते हैं, मरे हुए जीवों के अवशेष जो होते हैं, उन्हें फॉसिल्स कहते हैं, जो कि हार्ड पार्ट होते हैं, फाउंड इन रॉक्स, जो कि रॉक्स में मिले हैं, पत्थरों पे मिले हैं। ठीक, रॉक्स फॉर्म सेडिमेंट, ए क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट, इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो कि रॉक्स हैं वे सेडिमेंट से तैयार होते हैं। जो भी रॉक्स बनते हैं, चट्टान बनते हैं, वे सेडिमेंट से तैयार होते हैं। अर्थ क्रस्ट में अगर देखा जाए, क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इंडिकेट्स, अर्थ क्रस्ट के क्रॉस सेक्शन को देखा जाए, ठीक है, तो उसमें रॉक्स जो होते हैं वे कई लेयर में तैयार होते हैं, सेडिमेंट्स में तैयार होते हैं। तो जो भी छोटे छोटे रॉक्स, पत्थर जो हैं, जो बह के समुद्र में पहुंचते हैं, ठीक है, वह जो है जमते जाते हैं। तो जो फर्स्ट लेयर होता है आपका, फर्स्ट लेयर, तो ये फर्स्ट लेयर में आपके कुछ उस टाइम के जो भी एनिमल्स होंगे उनका डेड बॉडी जो है मिलेगा। उसके बाद उसके ऊपर सेकेंड रॉक्स होंगे, सेकेंड लेयर के रॉक्स होंगे, फिर थर्ड लेयर के रॉक्स होंगे। तो इस तरह से जो सेडिमेंट्स के जमने से रॉक्स तैयार हुए हैं। ठीक है, तो एक अर्थ क्रस्ट में अगर हम स्टडी करें तो हर लेयर में आपको उस टाइम के एनिमल्स के डेड बॉडी आपको मिलेंगे। तो रॉक फॉर्म सेडिमेंट, रॉक्स जो हैं वो सेडिमेंट से तैयार होते हैं। एंड ए क्रॉस सेक्शन अर्थ क्रस्ट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट। ठीक है, तो अगर हम अर्थ क्रस्ट का एक क्रॉस सेक्शन लें तो वह हमें एक सेडिमेंट का अरेंजमेंट मिल जाएगा। सबसे पुराना जो सेडिमेंट्स होंगे वो सबसे नीचे होंगे, फिर उसके बाद वाले, फिर उसके बाद वाले, इस तरह से हमें एक सेडिमेंट का अरेंजमेंट मिल जाएगा। और इन्हीं सेडिमेंट्स से ही हमें रॉक तैयार होता है, वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ठीक है, एक के ऊपर एक जो है हमें सेडिमेंट्स मिलेंगे
अर्थ के लंबे इतिहास में। ठीक, डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट कंटेन फॉसिल ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग टाइम्स पीरियड के जो सेडिमेंट्स होंगे उनमें डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, ठीक है, अलग अलग जीवों के फॉसिल्स मिलेंगे, उनके पार्ट मिलेंगे। ठीक, हु probably died during the formation of the particular sediment। ठीक है, तो वे जो फॉसिल्स मिल रहे हैं वे उस टाइम के मरे हुए, ठीक है, जीवों के अवशेष होंगे जो कि सेडिमेंट के रूप में जमे हैं। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं व्हाट आर द एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, विकास के प्रमाण क्या हैं। तो इसमें आपने देखा कि अर्थ पर जो है जीवों का विकास हुआ, इस बात के कई प्रमाण हैं। पहला आपने देखा कि जो भी रॉक्स हैं उसके अंदर फॉसिल्स के रूप में जीवन के हार्ड पार्ट्स जो हैं, उनके पार्ट जो हैं उपस्थित हैं, उनके, ठीक है, पार्ट उपस्थित हैं। जो भी रॉक्स हैं उनके सेडिमेंट, ठीक है, रॉक्स जो हैं वह सेडिमेंट के फॉर्मेशन से ही बनते हैं। तो अगर हम अर्थ क्रस्ट का एक क्रॉस सेक्शन लें तो उसमें जो है तो रॉक्स के सेडिमेंट्स के लेयर आपको प्राप्त होंगे जिसमें उस टाइम के जीवों के डेड बॉडीज मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी रॉक्स के सेडिमेंट्स हैं या हम कह सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट के क्रॉस सेक्शन में जो जमे हुए पार्ट हैं एक एक लेयर करके, उसमें उससे हमें एक अर्थ के हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है कि अलग अलग टाइम पीरियड में कौन कौन से जीव जो हैं बने और वे डेड बॉडी उनके उस लेयर में आपको मिलेंगी। सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो कुछ जो ऐसे एनिमल्स हैं जो कि आज के एनिमल से सिमिलर थे, मैच कर रहे थे। सम ऑफ देम अपीयर, कुछ ऐसे लग रहे थे, सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिज्म, जो आज के जीव हैं उनसे मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो भी हमें अर्थ क्रस्ट में फॉसिल्स मिले उस बेस पे जो ऑर्गेनिज्म हमें पता चला, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे, कुछ ऐसे भी एनिमल थे जो आज के मॉडर्न ऑर्गेनिज्म से सिमिलरिटी शो करते थे, जैसा फिगर 6.2 में दिखाया गया है। देखें यहाँ पर फिगर 6.2। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर्स, यहाँ पे डायनासोर के फैमिली ट्री को बनाया गया है। एंड देयर मॉडर्न डे काउंटर पार्ट ऑर्गेनिज्म लाइक क्रोकोडाइल एंड बर्ड। तो आप देख रहे हैं कि जो क्रोकोडाइल और बर्ड्स हैं वे डायनासोर्स के सिमिलरिटी को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो जो डायनासोर्स थे उनके फैमिली के जो भी कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उसी तरह की सिमिलरिटी जो हैं आज के ऑर्गेनिज्म क्रोकोडाइल और बर्ड्स दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि डायनासोर है आपका स्टेगो, ठीक है, स्टेगोसारस, ये स्टेगोसारस है, ये आपका ब्रैंकियोसारस है। ठीक, यहाँ पे आर्कियोप्टेरिक्स है, क्रोकोडाइलियन है। यह जो है शो कर रहे हैं डायनासोर से सिमिलरिटी को, जो कि ये मॉडर्न ऑर्गेनिज्म है। तो जो भी पुराने ओल्ड ऑर्गेनिज्म हैं डायनासोर्स के, उनकी कुछ सिमिलरिटी को मॉडर्न ऑर्गेनिज्म में क्रोकोडाइल, आर्कियोप्टेरिक्स ये जो है शो करते हैं। दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म डायनासोर। ये जो क्रोकोडाइल आपने देखा, तो यह एक्सटिंक्ट हुए ऑर्गेनिज्म जैसे कि डायनासोर
के कैरेक्टर्स को शो कर रहे थे। ठीक है। A study of fossil in different sedimentary layer indicate the geological period in which they existed। ठीक है। तो जब हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं जो कि डिफरेंट टाइम पीरियड में तैयार हुए थे, तो उस समय के उपस्थित ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है। तो फॉसिल्स के स्टडी से जो कि अर्थ पे अलग अलग टाइम पीरियड में प्राप्त हुए, उस टाइम पीरियड में पृथ्वी पर, अर्थ पर जीवन के रूप जो बदल रहे थे, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक। तो दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, डायनासोर। ठीक। और स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर। ठीक है। अलग अलग सेडिमेंट्री लेयर के फॉसिल के अध्ययन से हमें पता चलता है कि इंडिकेट द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एक्सटिंक्ट, पृथ्वी पे जीवन के बदलते हुए रूप, ठीक है, के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। द स्टडी शो दैट लाइफ फॉर्म वेरीड ओवर टाइम एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पेन। तो स्टडी यह बता रहे हैं, स्टडी जो है यह दिखाते हैं कि लाइफ फॉर्म वेरीड ओवर टाइम, समय के साथ जो लाइफ थे वह चेंज हो रहे थे। लाइफ फॉर्म वेरीड ओवर टाइम, जीव जो थे वे अलग अलग टाइम पीरियड में प्रकट हुए थे। लाइफ फॉर्म वेरीड ओवर टाइम एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पान। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कुछ लाइफ फॉर्म ऐसे हैं जो कुछ निश्चित जियोलॉजिकल टाइम स्पान में ही उपस्थित थे। ठीक है। तो जीवों के जो रूप हैं वह विभिन्न टाइम पीरियड में प्रकट हुए। ठीक है। और इस बदलते हुए लाइफ फॉर्म में विशेष रूप से जो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है उसमें अलग अलग टाइप के जीव उपलब्ध थे और जो उसी टाइम पीरियड में उपलब्ध थे। ठीक है। दे स्टडी शो दैट लाइफ फॉर्म वेरीड ओवर टाइम, स्टडी बताते हैं कि टाइम के चेंज होने से लाइफ फॉर्म भी चेंज होते थे। एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम, और कुछ निश्चित लाइफ फॉर्म जो हैं कुछ निश्चित जियोलॉजिकल टाइम में ही उपस्थित थे। हैंस न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ हैव अराइज एट डिफरेंट टाइम इन हिस्ट्री ऑन अर्थ। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार जो न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ थे, जीवों के जो नए रूप थे, वे अर्थ के हिस्ट्री के अलग अलग टाइम पीरियड पे उत्पन्न हो रहे थे। न्यू लाइफ फॉर्म्स हैव अराइजन एट डिफरेंट टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ठीक है। अर्थ के हिस्ट्री में जो जीव थे वे अलग अलग टाइम पीरियड पे उत्पन्न हुए। ऑल दिस इज कॉल्ड पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं। ये सब पुरातात्विक या पुरा जीवीय सबूत हैं, जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। ऑल दिस इज कॉल्ड पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है। तो यह सब जीवाश्मी सबूत हैं, पेलियोलॉन्ट, ठीक है, पेलियोंटोलॉजिकल सबूत है, एविडेंस हैं। नेक्स्ट देखें, डू यू रिमेंबर हाउ द एजेस ऑफ फॉसिल आर कैलकुलेटेड। ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं, क्या आपको पता है कि फॉसिल्स की एज का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है। डू यू रिमेंबर हाउ द एज ऑफ फॉसिल आर कैलकुलेटेड। तो फॉसिल के एज का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो इसके बारे में आप जो है फिजिक्स में पढ़े होंगे, रेडियो एक्टिविटी चैप्टर, उसमें जो है आपको फॉसिल्स के एज को कैलकुलेशन करने के कुछ फार्मूले और मेथड्स के बारे में बताया जाता है। डू यू
collect the method of radioactive dating and principle behind the procedure। ठीक है, इसके पीछे जो है कुछ रेडियो एक्टिव मेथड्स होते हैं और उनके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनसे यह पता किया जाता है कि फॉसिल्स को एज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि आपको जीवाश्म की फॉसिल्स की आयु की गणना किस प्रकार होती है, रेडियो एक्टिव डेटिंग के निर्धारण में, और इसके सिद्धांत क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको फिजिक्स में पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखें तो यह तो था आपका कुछ पैलियोंटोलॉजिकल प्रूफ जो अर्थ क्रस्ट में अलग अलग टाइम पीरियड पे रॉक से प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग देखेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। अब हम लोग दूसरे प्रूफ की चर्चा करेंगे जो कि होगा आपका एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट क्या है जो बताता है कि एवोल्यूशन हुआ है। तो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज आल्सो प्रपोज बाय Ernst Haeckel based upon the observation of certain feature during embryonic stage common to all vertebrate that are absent in adult। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट, ठीक है, फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट को, ठीक है, प्रपोज किया गया था अर्नेस्ट हेकल के द्वारा। अर्नेस्ट हेकल ने एम्ब्रियोलॉजिकल प्रूफ दिया था एवोल्यूशन के लिए। उन्होंने बताया था कि एक सर्टेन लाइफ टाइम में जो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उस समय सभी वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, ठीक है, उनका एक कॉमन कैरेक्टर्स होता है, एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एडल्ट में वे स्ट्रक्चर मैच नहीं करते हैं। एडल्ट में वे स्ट्रक्चर समाप्त हो जाते हैं, मैच नहीं करते हैं, लेकिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में वे आपस में मैच करते हैं। यह बात जो है हेकल ने कहा था। तो ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज आल्सो प्रपोज बाय अर्नेस्ट हेकल बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, उनका जो भी सिद्धांत था, प्रिंसिपल था, उनका आधार था, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के टाइम में कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट। ठीक है, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वह कॉमन रूप से होता है, एक जैसा होता है। दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट, लेकिन एडल्ट में वे एब्सेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द embryos of all vertebrate including human develop a row of vestigial gill slit just behind head। okay, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझते हैं। द एम्ब्रियोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट, जितने भी वर्टिब्रेट हैं उनके अगर हम एम्ब्रियो को देखें, यहाँ तक कि इसमें ह्यूमन भी शामिल हो, इंक्लूडिंग ह्यूमन, डेवलप ए रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट। उनमें एक गिल स्लिट डेवलप होता है, जो मछलियों में आप गिल्स के बारे में जानते हैं, उसी तरह के गिल स्लिट जो हैं डेवलप होते हैं जस्ट बिहाइंड द हेड। ठीक है, हेड के नीचे गिल स्लिट जो हैं, जो कि वेस्टिजियल पार्ट हो गया है, अब डेवलप होते हैं। बट इट इज अ फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन फिश, लेकिन यह फंक्शनल ऑर्गन जो है गिल के रूप में केवल फिश में वर्क करता है, एंड नॉट फाउंड इन एनी अदर एडल्ट वर्टिब्रेट। ठीक है, और दूसरे एडल्ट वर्टिब्रेट में यह नहीं पाया जाता है। एम्ब्रियोनिक में गिल स्लिट बनता है, लेकिन जब डेवलपमेंट होता है तो वह बंद हो जाता है, पैक हो जाता है, केवल मछलियों में ही रह जाता है। ठीक है, तो द एम्ब्रियोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग ह्यूमंस डेवलप ए रो ऑफ वेस्टिजियल गिल
slit just behind the head, but it is a functional organ only in fish and not found in any other adult vertebrate. ठीक है. However, this proposal was disapproved on careful study performed by कार्ल अर्न्स्ट वॉन वियर. ठीक है. फिर भी यह जो प्रपोजल दिया गया था अंश हेकल के द्वारा, ठीक है, इसको डिसप्रूव कर दिया गया, डिसअप्रूव्ड ऑन केयरफुल स्टडी परफॉर्म्ड बाय कार्ल अर्न्स्ट वॉन वियर. कार्ल अर्न्स्ट वॉन वियर ने सावधानी पूर्वक अध्ययन करके इस प्रपोजल को डिसअप्रूव कर दिया जो कि अर्न्स्ट हेकल ने दिया था एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन के लिए. ठीक है. तो हाउएवर दिस प्रपोजल वाज डिसअप्रूव्ड ऑन केयरफुल स्टडी परफॉर्म बाय द कार्ल अर्न्स्ट वॉन वियर. ही नोटेड दैट embryos never pass through the adult stage of other animal. उन्होंने नोट किया कि जो एम्ब्रियोज थे वह कभी भी एडल्ट स्टेज को पास नहीं करते हैं. He noted that embryos never pass through the adult stages of other animal. उन्होंने देखा कि एम्ब्रियोज जो हैं वे, ठीक है, दूसरे एनिमल्स के एडल्ट स्टेज को कभी पास नहीं करते हैं. ठीक है. ही नोटेड दैट एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल. एम्ब्रियोज जो हैं वह दूसरे एनिमल्स के स्टेज को कभी पास नहीं करते हैं. तो इस तरह से जो अर्न्स्ट हेकल ने एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट दिया था एवोल्यूशन के लिए उसको डिसअप्रूव कर दिया गया कार्ल अर्न्स्ट वॉन वियर के द्वारा. आगे देखें. कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी. ठीक है. जो कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी है शो सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ टुडे एंड दोज दैट एग्जिस्टेड ईयर एगो. ठीक है. तो कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, अगर हम तुलनात्मक एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी जो कि आज के जीवों में और वर्ष पहले से उपस्थित जीवों में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी दिखाती है, उसके बारे में जो है हम चर्चा करेंगे. देखिए ध्यान से. कंपैरेटिव एनाटॉमी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, एनाटॉमी में कंपेयर किया जाए एक दूसरे से, एंड मॉर्फोलॉजी, और मॉर्फोलॉजी के रूप में भी एक दूसरे की तुलना की जाए. सो सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस एमंग ऑर्गेनिज्म. तो इससे ऑर्गेनिज्म में समानता और असमानता दिखाई देता है आज भी. एंड दोज दैट एक्सिस्टेड ईयर एगो, और उनसे भी समानता दिखाई देता है जो कि बहुत साल पहले समाप्त हो गए थे. तो तुलनात्मक शरीर विज्ञान या आकृति विज्ञान आज के जीवों में और वर्षों पहले उपस्थित जीवों के बीच समानता और असमानता दिखाते हैं. Such similarity can be interpreted. Such similarities can be interpreted to understand whether common ancestor were shared or not. ठीक है. यह जो समानता और असमानता है, ठीक है, इससे हमें यह समझने में मदद मिलता है कि उनके जो एंसेस्टर्स थे, उनके जो पूर्वज थे, ठीक है, उनसे क्या समानता है और क्या असमानता है. ठीक है.
Such similarities can be interpreted to understand whether common ancestor were shared or not. इस प्रकार की समानताओं को जो कॉमन एंसेस्टर्स हैं के साथ के रिश्ते के रूप में जाना जा सकता है। जो समानता असमानता आप देख रहे हैं आज के जीवों में और पहले के समाप्त हो चुके जीवों में, इस आधार पे हम समझ सकते हैं कि जो इनके इंसेस्टर थे, ठीक है, उनसे भी और आज के जीवों से भी यह आपस में जुड़े हुए हैं। Such similarity can be interpreted to understand whether common ancestor were shared or not. For example, whale, bat, cheetah and human, all mammal, okay, share similarity in the pattern of bone of forelimb. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वेल हो, बैट हो, चीता हो और यहाँ तक कि ह्यूमन्स भी सब मेमल्स हैं। शेयर सिमिलरिटीज इन पैटर्न ऑफ बोन ऑफ फोर लिम्ब, ठीक है, इनमें फोर लिम्ब में सिमिलरिटी मिलती है। सभी के फोर लिम्ब्स में सिमिलरिटीज पाई जाती हैं और सभी मेमल्स हैं। देखें ध्यान से फिगर, यह आपका फोर लिम्ब्स हैं, मैन, चीता, वेल, बैट का, जिनमें सिमिलरिटी मिल रही है। इनके वर्क अलग अलग होने की वजह से इनके स्ट्रक्चर चेंज हो गए हैं, लेकिन इनकी ओरिजिन जो है सेम है। इनमें सिमिलरिटी पाई जा रही है और सभी मेमल हैं। एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन, ठीक है, तो यह जो है होमोलॉगस ऑर्गन है जिनकी ओरिजिन सेम है, फंक्शन अलग अलग है। ठीक है, तो इनको कहेंगे हम होमोलॉगस ऑर्गन। ये आपके एनिमल्स में है। उसी तरह प्लांट्स में भी सिमिलरिटी है, जैसे बोगनविलिया और कोकोरबिटा में। बोगनविलिया में यहाँ पे थ्रोट्स निकल रहे हैं और कोकोरबिटा में आप देख रहे हैं टेंड्रिल्स निकल रहे हैं। इनमें भी आपस में समानताएं हैं। तो देखें ध्यान से, वेल, बैट, चीता एंड ह्यूमन ऑल मेमल शेयर सिमिलरिटी इन पैटर्न ऑफ बोन ऑफ फोर लिम्ब। तो सभी मेमल्स हैं जिनमें समानता मिलती है उनके फोर लिम्ब के बोन्स में। थ्रू दिस फोर लिम्ब परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन दिस एनिमल। ये फोर लिम्ब्स जो हैं इन एनिमल्स में अलग अलग वर्क को करते हैं। दे हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, इनका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वह समान है, लेकिन वर्क जो है वह अलग अलग है। दो दीज फोर लिम्ब परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन दीज एनिमल। यद्यपि ये फोर लिम्ब्स जो हैं वे अलग अलग फंक्शन को करते हैं। दे हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, लेकिन इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है सेम है। ऑल ऑफ देम हैव ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फ्लंजेज इन देयर फोर लिम्ब्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सभी में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लंजेज एंड फोर लिम्ब्स सभी में पाए जा रहे हैं। इनका वर्क केवल अलग अलग है, लेकिन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है सेम है। हेंस इन दीज एनिमल्स द सेम स्ट्रक्चर डेवलप एलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन। इस तरह से इन एनिमल्स में सेम स्ट्रक्चर से, ठीक है, डेवलपमेंट हुआ अलग अलग डायरेक्शन में। हेंस इन दीज एनिमल द सेम स्ट्रक्चर डेवलप एलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू एडाप्टेशन टू डिफरेंट नीड्स। ठीक है, अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार इनमें अलग अलग डेवलपमेंट हुआ सेम स्ट्रक्चर से। ठीक है, स्ट्रक्चर्स अगर देखा जाए तो सब में सेम है, सब में ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लंजेज फोर लिम्ब्स में पाए जा रहे हैं,
लेकिन उनका स्ट्रक्चर्स जो है वह अलग अलग अपने वर्क के अनुसार डिफरेंट हुआ। इन दीज एनिमल द सेम स्ट्रक्चर डेवलप along different direction due to adaptation to different need। अलग अलग नीड्स के अनुसार उनके स्ट्रक्चर जो हैं डिफरेंट डायरेक्शन में डेवलप हुए। दिस इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड दीज स्ट्रक्चर आर होमोलॉगस। ठीक है, इसे जो है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहा जाता है। दिस इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड दीज स्ट्रक्चर आर होमोलॉगस। ठीक है, तो यह आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है और जो स्ट्रक्चर्स हैं वे होमोलॉगस कहे जाते हैं। ठीक है, होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। तो होमोलॉजी जो है यह कॉमन एंसेस्ट्री को बताता है। होमोलॉजी जो है वह समान पूर्वज के बारे में बताता है कि ये लोग एक कॉमन, ठीक है, एंसेस्टर से ही तैयार हुए हैं। वर्क के अनुसार इनमें स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। तो इस तरह से आपने देखा कि जब हम एनाटॉमिकली और मॉर्फोलॉजिकली कंपैरिजन करेंगे जीवों में, तो हमें आज के जो एनिमल्स हैं और पुराने जो एनिमल्स हैं उनमें आपस में समानताएं देखने को मिलेंगी। जैसे अभी हमने देखा कि वेल, ठीक है, बैट, चीता, वुमेन, ये सभी मैमल्स हैं। इनके जो 4 लिम्स हैं उनके बोन्स में समानताएं थी। सब में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लंजस थे और डिफरेंट वर्क करने के कारण इनके स्ट्रक्चर जो है चेंज हो गए थे। ठीक है, और इसे हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं और यह होमोलॉगस ऑर्गन कहलाते हैं। और जिसमें कॉमन एंसेस्टर होते हैं, जिसमें समान पूर्वज परंपराएं होती हैं। ठीक है, अदर एग्जाम्पल आर वर्टिब्रेट, हार्ट और ब्रेन। ठीक है, दूसरे जो एग्जाम्पल हैं वह वर्टिब्रेट में हार्ट और ब्रेन है। ठीक है, दूसरे जो एग्जाम्पल्स हैं इसका वह है आपका हार्ट एंड ब्रेन। इन प्लांट आल्सो द थॉर्न एंड टेंड्रिल्स, वैगनविलिया एंड कुकुरबिटा रिप्रेजेंट होमोलॉजी। तो आप देख रहे हैं कि प्लांट में भी होमोलॉजी देखने को मिलती है। जैसे वैगनविलिया और कुकुरबिटा में होमोलॉजी मिलती है। वैगनविलिया में आपको थॉर्न मिलेगा, कांटे मिलेंगे, और कुकुरबिटा में आपको टेंड्रिल्स मिलेंगे। ठीक है, फिगर आप देखें यहाँ पे बोगनविलिया है जिसमें थॉर्न है, कांटे हैं, और कुकुरबिटा में आप देख रहे हैं टेंड्रिल्स हैं या टेंड्रिल्स हैं। यह भी एक दूसरे के होमोलॉजी हैं। ठीक है, होमोलॉजी हैं। तो आप देख रहे हैं कि होमोलॉजी यह प्रूव करते हैं कॉमन एंसेस्टर्स को। ठीक है, जो फंक्शन डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चर में चेंज हो गए। होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलॉजी जो है वह डाइवर्जेंट एवोल्यूशन पे आधारित है। वेयर एज एनोलॉजी रिफर टू सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट। जबकि हम अगर एनोलॉजी की बात करें तो उनमें जो सिचुएशन जो है वह सीधे अपोजिट हो जाती है। Whereas analogy refer to a situation exactly opposite। वर्क फंक्शन जो है सेम होगा, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर जो होंगे डिफरेंट होंगे। इसे हम कहेंगे एनोलॉजी। वर्क फंक्शन सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंस हो तो इसे हम कहेंगे एनोलॉजी। और होमोलॉजी में आपने देखा कि स्ट्रक्चर जो था सेम था लेकिन वर्क जो थे वह अलग अलग थे, तो उसे हमने होमोलॉजी कहा। ठीक,
Whereas analogy refer to a situation exactly opposite. Wing of butterfly, wings of butterfly and bird look like. तो आप देख रहे हैं कि बटरफ्लाई हो चाहे बर्ड हो, उनके विंग्स जो हैं देखने में एक जैसे हैं. दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर, लेकिन इनका एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर देखा जाए तो सिमिलर नहीं होता है. बर्ड में और बटरफ्लाई में देखने में तो पंख हैं, लेकिन उनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफरेंट होगा. लेकिन फंक्शन जो है तो सेम करते हैं, दोनों उड़ने का काम करते हैं. दो दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, ठीक है, तो दैट आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर थ्रू दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन. हेंस एनालॉगस स्ट्रक्चर आर ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. तो आप देख रहे हैं कि जो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हैं वे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के रिजल्ट होते हैं, परिणाम होते हैं. इस प्रकार एनालॉगस स्ट्रक्चर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के रिजल्ट हैं, परिणाम हैं. तो अगर हम एनालॉजी की बात करें, तुल्य रूपता की बात करें, तो बिल्कुल विपरीत स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है. पक्षी और तितलियों के पंख लगभग एक समान दिखते हैं, लेकिन इनके एंसेस्टर परंपरा सामान्य नहीं है और न ही शरीर की रचना में समानता है, भले ही वे समान क्रिया को संपन्न करते हों. ठीक है. डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्विंग फॉर सेम फंक्शन एंड हेंस हैविंग सिमिलरिटीज. तो अलग अलग स्ट्रक्चर जो हैं वे सेम वर्क को कर रहे हैं, इसलिए इनमें समानता है. ठीक है. डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन एंड हेंस हैविंग सिमिलरिटी. अदर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी आर द आई ऑफ ऑक्टोपस. दूसरे एनालॉजी का एग्जाम्पल की बात अगर किया जाए तो ऑक्टोपस की आंख, एंड द मैमल्स आर द फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन. ठीक है. और मैमल्स या फिर पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स, ठीक है, कि वर्क जो है में इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होगा, लेकिन वर्क जो है सेम मिलेगा. ऑक्टोपस और मैमल्स के आंख की है, या फिर पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स में जो है आपको एनालॉजी देखने को मिलेगी. अदर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी आर आई ऑफ ऑक्टोपस एंड ऑफ मैमल्स आर फ्लिपर ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स. ठीक है. तो इनके स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे, लेकिन वर्क जो है सेम है. ऑक्टोपस की आंख हो चाहे मैमल की आंख हो, दोनों देखने का ही काम करेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर्स जो हैं अलग अलग हैं. पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स जो हैं दोनों तैरने का काम करेंगे, लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं. तो ये आपके एनालॉजी के एग्जाम्पल हैं. एनालॉजी, ठीक है. वन कैन से दैट इट इज द सिमिलर हैबिटेट. ठीक है. अब कोई कह सकता है कि इनका सिमिलर हैबिटेट है, that has resulted in selection of similar adaptive feature in different group of organisms but toward the same function. तो कोई यह तर्क दे सकता है कि समान हैबिटेट के कारण जो हैं जीवों के समूहों ने समान एडेप्टेशन को सेलेक्ट किया है. ठीक है. वन कैन से दैट, कोई भी कह सकता है कि इट इज द सिमिलर हैबिटेट, इनका हैबिटेट जो है, ठीक है, सिमिलर है, समान है. दैट हैज रिजल्टेड, जिसका परिणाम हुआ
इन सिलेक्शन ऑफ सिमिलर एडेप्टिव फीचर, जिससे वह सिमिलर एडेप्टिव फीचर उसमें सेलेक्ट हो गया इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में सिमिलर एडेप्टिव फीचर डेवलप हुए सिमिलर हैबिटेट होने की वजह से, बट लेकिन टुवर्ड द सेम फंक्शन, लेकिन उनके वर्क जो हैं सेम है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी। स्वीट पोटैटो और पोटैटो जो है यह एनालॉजी के एक दूसरे एग्जाम्पल हैं। स्वीट पोटैटो में रूट का मॉडिफिकेशन होता है, जबकि पोटैटो में स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। तो स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी। इनका भी एनाटॉमी जो है डिफरेंट है, लेकिन जो वर्क है वह सेम है। स्वीट पोटैटो रूट के मॉडिफिकेशन से तैयार होता है, ठीक है, फ्रूट के रूप में, और पोटैटो जो है स्टेम के मॉडिफिकेशन से तैयार होता है फ्रूट के रूप में। लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर जो है डिफरेंस है, एनाटॉमी डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन दोनों फ्रूट्स हैं, तो इसे हम एक दूसरे का एनालॉजी कहेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि एनालॉजी में ऑक्टोपस के आई और मैमल्स के आई, पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स में एनालॉजी थी। अगर कोई तर्क दे सकता है कि समान आवासीय विशेषताओं के कारण, ठीक है, सिमिलर हैबिटेट्स के कारण जीवों के समूह ने समान अनुकूली विशेषताओं को चयनित किया, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सिमिलर एडेप्टेटिव फीचर इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उनके कार्यकलाप समान थे, फिर भी उनकी अनुरूपता का आधार अभिसारी विकास है। ठीक है, एडेप्टिव फीचर इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बट टुवर्ड द सेम फंक्शन, लेकिन उनके फंक्शन क्या है, अलग अलग है। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि दूसरे एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो और पोटैटो में भी एनालॉजी के एग्जाम्पल थे। ठीक, इन द सेम लाइन ऑफ अरेंजमेंट सिमिलरिटी इन प्रोटीन एंड जीन परफॉर्मिंग ए गिवन फंक्शन एमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव क्लू टू कॉमन एंसेस्ट्री। इन द सेम लाइन ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है, तो इसी तरह से हम इसी तर्क के बिंदु के आधार पे हम कह सकते हैं सिमिलरिटी इन प्रोटीन एंड जीन, प्रोटीन और जीन में जो समानताएं हैं, परफॉर्मिंग ए गिवन फंक्शन एमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव क्लू कॉमन एंसेस्ट्री। ठीक है, यह कॉमन एंसेस्ट्री को प्रूव करते हैं। प्रोटीन और जीनों की कार्य दक्षता की समानताएं जो हैं वह अलग अलग जीवों के निश्चित क्रियाशीलता एक सामान्य पूर्वज परंपरा का संकेत देती है। इन द सेम लाइन ऑफ अरेंजमेंट, तर्क के ठीक इसी बिंदु पर सिमिलरिटी इन प्रोटीन एंड जीन्स, प्रोटीन और जीन्स में समानता, परफॉर्मिंग ए गिवन फंक्शन एमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव क्लू कॉमन एंसेस्ट्री। ठीक है, इनका एक जैसे वर्क को परफॉर्म करना, ठीक है, एक निश्चित समानता को दिखाना, एक निश्चित क्रियाशीलता को दिखाना जीवों में एक सामान्य पूर्वज परंपरा को संकेत देती है। गिव ए क्लू आर टू कॉमन एंसेस्ट्री। दीज बायोकेमिकल सिमिलरिटी पॉइंट टू द सेम शेयर्ड एंसेस्ट्री एज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज एमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यह जो बायोकेमिकल समानताएं हैं ठीक उसी साझी पूर्वज परंपरा की ओर इशारा करती हैं जैसी कि अलग अलग जीवों के बीच संरचनात्मक समानता में थी। ठीक है, तो दीज बायोकेमिकल सिमिलरिटी पॉइंट टू द सेम शेयर्ड एंसेस्ट्री एज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी एमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जिस तरह से अभी पीछे हमने एनालॉजी और होमोलॉजी की चर्चा की है, जहां पर स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी थी ऑर्गेनिज्म के बीच में, उसी तरह यहां पर प्रोटीन और जीन के बीच में बायोकेमिकल सिमिलरिटी मिल रही है, जो कि सेम
एंसेस्ट्री को प्रूव कर रहा है, समान पूर्वज को प्रूव कर रहा है। ठीक है, तो प्रोटीन और जीनों की कार्य दक्षता की समानताएं जो हैं वह विभिन्न जीवों की निश्चित क्रियाशीलता एक सामान्य पूर्वज परंपरा का संकेत देती हैं। जैव रासायनिक समानता भी ठीक उसी साझी वाली पूर्वज परंपरा की ओर इशारा करती हैं जैसे कि विविध जीवों के बीच संरचनात्मक समानताओं में थी। ठीक है, तो इन द सेम लाइन ऑफ आर्गुमेंट सिमिलरिटी इन प्रोटीन एंड जीन परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन एमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव क्लू टू कॉमन एंसेस्ट्री। These biochemical similarity point to the same shared ancestry as structural similarity among diverse organisms. Man has bred selected plant and animal for agriculture. Man जो है, ठीक है, प्लांट और एनिमल को एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, स्पोर्ट एंड सेंचुरी में अपने अनुसार सेलेक्ट किया और प्लांट और एनिमल को तैयार किया। ठीक है, मैन हैड डोमेस्टिकेटेड मेनी वाइल्ड एनिमल एंड क्रॉप। मैन जो है बहुत सारे जंगली एनिमल और क्रॉप को डोमेस्टिकेटेड किया, घरेलू बनाया। ठीक है, तो मनुष्य ने पादपों और पशुओं को कृषि, बागवानी, खेल और सुरक्षा के लिए चुना और बहुत सारे जंगली जानवरों को पालतू बनाया और खेती फसलों को उगाई। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैन हैज ब्रीड सेलेक्टेड प्लांट एंड एनिमल फॉर एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, स्पोर्ट एंड सिक्योरिटी। मैन जो है कुछ सेलेक्टेड प्लांट और एनिमल को, ठीक है, ब्रीड कराया एग्रीकल्चर के लिए, हार्टिकल्चर के लिए, स्पोर्ट के लिए और सिक्योरिटी के लिए। मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मेनी वाइल्ड एनिमल एंड क्रॉप। मैन ने बहुत सारे जंगली एनिमल्स को और फसल को, क्रॉप को डोमेस्टिकेटेड किया, घरेलू बनाया। दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज क्रिएटेड ब्रीड दैट डिफर फ्रॉम अदर ब्रीड। ठीक है, यह जो आपका इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम है, हैज क्रिएटेड ब्रीड दैट डिफर फ्रॉम अदर ब्रीड डॉग बट स्टिल आर द सेम ग्रुप। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह जो इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम है जिसमें ह्यूमन बींग्स ने अपने अनुसार एनिमल और क्रॉप को डोमेस्टिकेट किया था। ठीक है, दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज क्रिएटेड ब्रीड्स, जिससे उसने ब्रीड्स को तैयार किया था, दैट डिफर फ्रॉम अदर ब्रीड्स, जो कि दूसरे ब्रीड से डिफरेंट थे, जैसे कि डॉग्स, बट स्टिल आर द सेम ग्रुप, लेकिन फिर भी वह उसी ग्रुप के हैं, उसी ग्रुप से हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ह्यूमंस जो हैं अपने अनुसार जो है सेलेक्टिव ब्रीडिंग किया था और उसको डोमेस्टिकेट किया था, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल और क्रॉप को, और इस तरह से उसने इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम के थ्रू नए ब्रीड को उत्पन्न किया था, जैसे कि डॉग, जो कि उसी ग्रुप के थे, सेम ग्रुप के थे, जो कि डिफरेंट हैं देखने में। ठीक है, इट इज अर्ज दैट, अब यह तर्क दिया जा रहा है कि इफ विद इन हंड्रेड्स ऑफ ईयर मैन कुड क्रिएट न्यू ब्रीड, कुछ वर्षों में मैन जो है नया ब्रीड तैयार कर सकता है। इफ विद इन 100 ऑफ ईयर मैन कुड क्रिएट न्यू ब्रीड्स, मैन जो है कुछ सैकड़ों वर्षों में नए नस्ल को, नए ब्रीड्स को तैयार कर सकता है। तो कुड नॉट नेचर हैव डन द सेम ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, तो क्या प्रकृति जो है यह लाख लाख वर्षों में क्यों नहीं कर सकती है? जब मनुष्य कुछ सैकड़ों वर्षों में नया ब्रीड तैयार कर सकता है, तो नेचर जो है वह मिलियंस ऑफ ईयर में क्यों नहीं कर सकती है? ठीक है, तो आपने देखा कि ह्यूमंस ने पौधों और पशुओं को कृषि, बागवानी, खेल, सुरक्षा के लिए चुना और बहुत सारे जंगली जानवरों को पालतू बनाया, खेती फसलें उगाई। ठीक है, इस जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम था, इसके थ्रू जो है उन्होंने नए नए ब्रीड्स तैयार किए जो कि अन्य ब्रीड से डिफरेंट थे, जैसे कि कुत्ता, लेकिन फिर भी वह उसी ग्रुप का था।
अब यहाँ पर तर्क दिया जा रहा है कि ह्यूमंस ने सैकड़ों साल के भीतर नए ब्रीड को पैदा कर लिया, तो नेचर भी कई लाख या लाख वर्षों में जो है क्यों नहीं कर सकती है। ठीक। अनदर अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कम फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है, एक दूसरा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है जो इवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहा है, जो कि है नेचुरल सिलेक्शन कम फ्रॉम इंग्लैंड। नेचुरल सिलेक्शन जो कि इंग्लैंड से आया। ठीक है, एक दूसरा ऑब्जर्वेशन है, एक दूसरा रिकॉर्ड है इवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए, जो कि नेचुरल सिलेक्शन है, जो कि इंग्लैंड से आया। यह क्या है, ध्यान समझें। इन ए कलेक्शन ऑफ मोथ मेड इन 1815, मोथ का जो कलेक्शन था 1850 के समय, दैट इज बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन। इंग्लैंड में अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, उद्योग नहीं लगे थे, फैक्ट्रियां नहीं लगी थी। उसके पहले 1850 में जो मोथ से उनका कलेक्शन के बारे में बात की जा रही है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वेयर मोर व्हाइट विंग्ड मोथ ऑन ट्री देन डार्क विंग या मेलेनाइज्ड मोथ। ठीक है, तो देखा गया कि 1850 से पहले, औद्योगिकरण से पहले, इंग्लैंड में जो व्हाइट पंखों वाले मोथ से उनकी संख्या ज्यादा थी डार्क पंखों वाले या मेलेनाइज्ड मोथ की तुलना में। ब्लैक कलर के जो मोथ हैं उनकी तुलना में सफेद पंखों वाले मोथ की संख्या ज्यादा थी। 1850 का एक कलेक्शन रिकॉर्ड है। और उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, औद्योगिकरण नहीं हुआ, फैक्ट्रियां नहीं लगी हुई थी। ठीक है, इन ए कलेक्शन ऑफ मोथ मेड इन 1815, दैट इज बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन, इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वेयर मोर व्हाइट विंग मोथ। देखा गया था कि वहां पे सफेद पंखों वाले मोथ ज्यादा थे ट्री पे, देन डार्क विंग और मेलेनाइज्ड मोथ, डार्क विंग और मेलेनाइज्ड मोथ की तुलना में। ठीक। हाउएवर इन कलेक्शन कैरिड आउट फ्रॉम सेम एरिया बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, उसी एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, फैक्ट्रियों के लगने के बाद कलेक्शन किया गया मोथ का इन 1920, दैट इज 1920, 1920 में। 1850 में सफेद मोथ की संख्या ज्यादा थी और ब्लैक मोथ की संख्या कम थी। और वही उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं था, फैक्ट्रियां भी नहीं लगी थी। लेकिन जब इंग्लैंड में फैक्ट्रियां लग गई 1920 में, जब यही कलेक्शन किया गया मोथ के बारे में, तो देयर वेयर मोर डार्क विंग मोथ इन सेम एरिया। उस एरिया में अब डार्क विंग मोथ ज्यादा पाई गई। पहले जो था 1850 में सफेद विंग वाली मोथ ज्यादा थी, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद 1920 में जब कलेक्शन किया गया तो डार्क विंग वाले मोथ की संख्या उसी एरिया में ज्यादा मिली। दैट इज द प्रोपोर्शन वार रिवर्स। अब यहां पे अनुपात उल्टा हो गया, प्रोपोर्शन क्या हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रोपोर्शन उल्टा हो गया। तो पहले जो थे 1850 के टाइम में जो कलेक्शन हुई मौत की, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, फैक्ट्रियां नहीं लगी थी, तो सफेद मौत की संख्या ज्यादा थी और यह ब्लैक मौत की संख्या कम थी। लेकिन जब 1920 में कलेक्शन किया गया, ठीक है, उस समय आप देखें यह पेड़ों का कलर कैसा है, प्लांट का कलर कैसा है। ठीक है, और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ठीक है, धुआं निकलने लगे, तो सारे काले काले जो हैं आपके देख रहे हैं, प्लांट के जो बार्क हैं ये सब काले हो गए। और ये जो व्हाइट कलर के मौत थे ये उसमें छिप नहीं पाए, दिख जाते थे और इनके एक शिकार हो जाते थे। ठीक है, बर्ड्स इनको खा जाती थी। लेकिन यह जो ब्लैक वाले मौत से वो छिप जाते थे इस ब्राउन सूट की वजह से, तो उस समय इनकी संख्या बढ़ती गई और यह धीरे धीरे घटते गए, लेकिन समाप्त नहीं हुए। देखिए ध्यान से, इसके बारे में क्या एक्सप्लेन किया गया।
The explanation put forth for this observation was that predator will spot a moth against contrasting background. तो आप देख रहे हैं कि जो शिकारी हैं, जो प्रीडेटर्स हैं, वह बैकग्राउंड की वजह से व्हाइट मॉथ को पहचान जाते थे और उनका शिकार कर लेते थे. द एक्सप्लेनेशन पुट फोर्थ फॉर दिस ऑब्जर्वेशन वाज दैट प्रीडेटर विल स्पॉट, जो प्रीडेटर्स थे, शिकारी थे, वह स्पॉट कर लेते थे मौत को, पहचान जाते थे अगेंस्ट द कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड. कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड होने की वजह से जो लकड़ियां थी भूरे कलर की थी वुड, और उस पर सफेद कलर के मौत जो है नहीं दिख पाते थे. लेकिन जब लकड़ियां काली हो गई इंडस्ट्रियलाइजेशन वजह से, तो सफेद कलर के मौत दिखने लगे और प्रीडेटर के द्वारा शिकार कर लिए जाते थे. ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, पीरियड के बाद द ट्री ट्रंक बिकम डार्क, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद, फैक्ट्रियों के लगने के बाद जो ट्री ट्रंक थे वह काले हो गए धुएं की वजह से, ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक एंड सूट्स. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ट्रंक्स जो हैं वह इंडस्ट्रियल स्मोक और सूट की वजह से काले हो गए. अंडर दिस कंडीशन व्हाइट विंग मोथ डिड नॉट सर्वाइव ड्यू टू प्रीडेटर, और इस कंडीशन में व्हाइट मोथ जो थे वह अपने आप को बचा नहीं पाए प्रीडेटर से, दिख जाते थे. डार्क विंग और मेलाइज्ड मोथ सर्वाइव, और डार्क विंग जो थे और मेलाइज्ड मोथ थे वो बच जाते थे, बैकग्राउंड में छिप जाते थे. पहले कैसा था? बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, फैक्ट्रियां नहीं लगी थी, थिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट व्हाइट कलर लाइकेन कवर्ड द ट्री. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ट्री को व्हाइट कलर के लाइकेन ढके हुए थे. व्हाइट कलर के लाइकेन जो है वह ट्री पर उगे रहते थे. ठीक है, थिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट व्हाइट कलर लाइकेन कवर द ट्री. ठीक है, अच्छे तरीके से पूरे बढ़कर प्लांट को व्हाइट कलर के लाइकेन जो है कवर का किए रहते थे, और उसी व्हाइट कलर के लाइकेन में यह व्हाइट कलर के मोथ जो है छिप जाते थे. In that background, the white wing moth survive, but the dark color moth were picked out the predator. लेकिन डार्क कलर के मोथ से वह प्रीडेटर के द्वारा शिकार कर लिए जाते थे. तो इन दैट बैकग्राउंड व्हाइट विंग मोथ सर्वाइव, तो लाइकेन में व्हाइट लाइकेन भी, व्हाइट मोथ भी छिप जाते थे. डार्क कलर मोथ वेयर पिक्ड आउट बाय प्रीडेटर, डार्क कलर के जो मोथ थे वो प्रीडेटर के द्वारा शिकार कर लिए जाते थे. Do you know that lichen can be used as industrial pollution indicator? क्या आप जानते हैं कि लाइकेन जो है वह इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इंडिकेटर है. जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता है वहाँ पे लाइकेन उगते हैं. अगर पोल्यूशन होगा तो वहाँ पे लाइकेन नहीं पाए जाते हैं. तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, पोल्यूशन होने लगा, तो लाइकेन समाप्त हो गए और व्हाइट मॉथ के छिपने की जगह भी समाप्त हो गई. इस तरह से ट्रंक भी ब्लैक हो गए. तो व्हाइट जो मॉथ थे वह शिकार होने लगे, उनकी संख्या कम होने लगी, और ब्लैक की बच जाते थे और उनकी संख्या बढ़ने लगी. दे विल नॉट ग्रो इन एरिया दैट आर पोल्यूटेड. ठीक है, तो लाइकेन जो है ऐसे एरिया में नहीं उगते हैं जो एरिया प्रदूषित होते हैं, जहां पे पोल्यूशन होता है. ठीक है, तो दे विल नॉट ग्रो इन एरिया दैट आर पोल्यूटेड. हेंस मोथ दैट वे आर एबल टू कमाउफ्लेज देमसेल्फ. ठीक है, और इस तरह से व्हाइट लाइकेन थे और व्हाइट मॉथ था, वह अपने आप को बचा लेता था. ठीक है, हेंस मोथ दैट वे आर एबल टू कमाउफ्लेज देमसेल्फ, दैट इज हाइड इन द बैकग्राउंड, वह बैकग्राउंड में छिप जाता था, सर्वाइव कर जाता था, बच जाता था. दिस अंडरस्टैंडिंग इज सपोर्टेड by fact that in area where industrialization did not occur in rural area. इस बात के सपोर्ट के लिए ये ऐसा ही हुआ होगा. तो रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाकों में देखा गया जहां पर
इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, जहां पर फैक्ट्रियां नहीं थी, वहां का रिजल्ट कैसा है उसी टाइम पीरियड में 1920 में ही। तो वहां पे देखा गया था कि द काउंट ऑफ मिलेनिक मौत वाज लो। जो मिलेनिक मौत थे, जो ब्लैक वाले मौत थे, उनकी संख्या कम थी। ठीक है, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, रूरल एरिया में वहां पर ब्लैक मौत, मिलेनिक मौत की संख्या कम थी, व्हाइट मौत की संख्या ज्यादा थी। लेकिन जो शहरी एरिया थे, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन था, वहां पे व्हाइट मौत की संख्या बहुत कम हो गई थी, ब्लैक मौत की संख्या ज्यादा हो गई थी। दिस सो दैट इन ए मिक्स्ड पॉपुलेशन, ठीक है, यह प्रूव कर रहा है मिक्स्ड पॉपुलेशन का, दोज दैट कैन बेटर अडॉप्ट, सर्वाइव एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज। यह बता रहा है कि जो अच्छे तरीके से कंडीशन को एडाप्ट कर लेगा, जो अच्छे तरीके से कंडीशन को, इन्वायरमेंट को एडाप्ट करेगा, वह सर्वाइव करेगा, उसकी जनसंख्या बढ़ेगी, उसकी साइज बढ़ेगी। दिस सो दैट, इससे यह प्रूव होता है कि द सो दैट इन ए मिक्स्ड पॉपुलेशन, एक ही मिक्स पॉपुलेशन में, दोज दैट कैन बेटर एडाप्ट, सर्वाइव, जो अच्छे तरीके से उस पॉपुलेशन को, उस इन्वायरमेंट को एडाप्ट करेगा, वह सर्वाइव करेगा, जिंदा रहेगा। एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज, और पॉपुलेशन में उसकी साइज बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी। रिमेंबर, यह याद रखिए दैट नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट, लेकिन जो वेरिएंट होगा वह पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा। वेरिएंट जो होगा वह पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो यहां आपने देखा कि ग्रामीण इलाकों में जहां औद्योगिकरण नहीं हुआ, वहां पे व्हाइट मौत की संख्या कम थी, व्हाइट मौत की, नहीं, व्हाइट नहीं, जो डार्क वाले मौत से उनकी संख्या कम थी, व्हाइट की ज्यादा थी। ठीक है, तो इस तरह से हम मिक्स्ड पॉपुलेशन की अगर बात करें, मिक्स्ड पॉपुलेशन में जो एडाप्ट हो गए वह बचे रह गए, उनकी संख्या बढ़ती गई रही। और याद रहे कि किसी भी जीव का पूर्ण विनाश नहीं होता है। रिमेंबर दैट नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट। ठीक है, जो वेरिएंट्स हैं वह कंप्लीट रूप से वाइप्ड आउट नहीं होते हैं। ठीक है, सिमिलरली एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इटीसी, इसी तरह से अधिक मात्रा में जो हर्बिसाइड यूज किए जा रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज किए जा रहे हैं, खरपतवारनाशी, कीटों को मारने वाली दवाएं, हैज ओनली रिजल्ट इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस वेराइटी इन मच लेजर टाइम स्केल। कम ही समय में रेजिस्टेंस वेराइटी का सिलेक्शन हो जा रहा है, जिनके ऊपर हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड का असर नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक इसी तरह से एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, टीसी, जब हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड का अत्यधिक प्रयोग हुआ, हैज ओनली रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटी इन मच लेजर टाइम स्केल। तो देखा गया कि कम ही समय में रेजिस्टेंस वेराइटी का सिलेक्शन हो गया। शाकनाशी, कीटनाशी का अत्यधिक प्रयोग का परिणाम स्वरूप कम टाइम पीरियड में केवल प्रतिरोधक किस्मों का चयन हुआ, केवल रेजिस्टेंस वैरायटी का चयन हुआ। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर माइक्रोब अगेंस्ट विच वी एम्प्लॉय एंटीबायोटिक और ड्रग अगेंस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सेल। इसी तरह का रिजल्ट हमें माइक्रोब में भी देखने को मिला, जिसको मारने के लिए हम एंटीबायोटिक और ड्रग्स का यूज करते हैं यूकैरियोटिक सेल में, ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, इसी तरह का रिजल्ट जो है माइक्रोब के प्रति भी साबित हुआ, जिसके लिए हम एंटीबायोटिक्स और अन्य ड्रग्स का यूज करते हैं यूकैरियोट्स में, वह भी रेजिस्टेंस वाले बच गए। Hence, resistance organism cell are appearing in time scale of month। तो जो रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म थे वो कुछ महीनों में प्रकट हो गए, जिन पर उन एंटीबायोटिक्स, ड्रग्स का कोई असर नहीं होता था। आर ईयर्स, या कुछ वर्षों में प्रकट हो गए, कुछ महीनों या कुछ वर्षों में रेजिस्टेंस वैरायटी जो है प्रकट हो गई।
द रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म सेल आर अपियरिंग इन टाइम स्केल ऑफ मंथ आर ईयर एंड नॉट सेंचुरी। यह शताब्दियों में नहीं, कुछ महीनों या कुछ वर्षों में तैयार हो गए। ठीक है, तो हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड का अत्यधिक यूज का परिणाम यह हुआ कि कम ही टाइम पीरियड में रेजिस्टेंस वेराइटी सेलेक्ट हो जा रहे हैं, चयन हो जा रहा है। और ठीक यही बात माइक्रोब के प्रति भी है। माइक्रोब्स को मारने के लिए हम एंटीबायोटिक्स या ड्रग का यूज कर रहे हैं यूकैरियोट्स में। ठीक है, तो वे बहुत जल्द ही, सेंचुरी में नहीं, शताब्दियों में नहीं, कुछ महीनों या कुछ वर्षों में ही रेजिस्टेंस वेराइटी प्रकट हो जा रही है, डेवलप हो जा रही है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशन बाई एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। ठीक है, यह एक एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है मानव के द्वारा लिए गए एक्शन की वजह से। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशन बाई एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। यह मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा एवोल्यूशन का एक एग्जाम्पल है। दिस आल्सो टेल्स अस दैट, यह हमें यह भी बताता है कि एवोल्यूशन इज ए नॉट डायरेक्टेड प्रोसेस। एवोल्यूशन जो है एक डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है, इन अ सेंस ऑफ डिटरमिनिज्म। ठीक है, डिटरमिनिज्म के अर्थ में एवोल्यूशन जो है एक डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है। ठीक है, दिस आल्सो टेल्स अस दैट एवोल्यूशन इज नॉट डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटरमिनिज्म। ठीक है, निश्चयवाद के अर्थ में विकास जो है एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया नहीं है। इट इज ए स्टैटिक प्रोसेस बेस्ड ऑन चेंज इवेंट नेचर एंड चेंज म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यह एक स्टैटिस्टिक प्रोसेस है जो कि घटनाओं में, नेचर की घटनाओं पर आधारित है। चांस म्यूटेशन पे आधारित है। ठीक है, तो जो इवोल्यूशन है वह आप देख रहे हैं कि कुछ घटनाओं पे आधारित है, इवेंट पे आधारित है नेचर में, और जीवों में म्यूटेशन पर आधारित है। तो ठीक है, इवोल्यूशन जो है इट इज ए स्टॉकेस्टिक प्रोसेस। ठीक है, यह एक स्टॉकेस्टिक प्रोसेस है, स्टॉकेस्टिक प्रोसेस है बेस्ड ऑन चांस इवेंट इन नेचर एंड चेंज म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म। यह एक प्रसंभाव्य प्रक्रम है, प्रोसेस है, जो प्रकृति के संयोग, अवसरधारी घटना और जीवों में संयोग उत्परिवर्तन पर आधारित है। इट इज ए स्टॉकेस्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन चांस इवेंट इन नेचर एंड चेंज म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये थे स्टूडेंट्स आपका व्हाट इज द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के क्या सबूत हैं इसके बारे में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।